नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जून 2024 और आज जो है आपका सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। सवेरे हमने फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया था, अब हम सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस करा देंगे आपको। देखिए दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि एनालिसिस की वीडियो जितना जल्दी डालूंगा उतना ज़्यादा व्यू होगा। मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, कौन देखता है नहीं देखता इससे भी मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उन बच्चों से जिन्हें मैं सफल बनाना चाहता हूं और जो मेरे कंटेंट के भरोसे हैं, जो मेरे कंटेंट पे भरोसा करते हैं, उनके लिए लेकर के आ जाता हूं। जिस दिन टाइम नहीं मिल पाती उस दिन बात अलग हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन नहीं ला पाता, है ना। तो देखिए, जिनको सीरियस पढ़ना है वो सिर्फ आंसर मिलाने के लिहाज से मेरे पास नहीं आते हैं। आंसर मिलाने के लिए बहुत सारे चैनल, बहुत सारे जगह हैं, आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ऐसे ही लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको फैक्ट देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, अगर आपको ये कंटिन्यू ये रनिंग एग्जाम भी अटेंड करना है तो फ़ायदा होगा ही। भविष्य में भी अगर कोई सा भी आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इसकी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बता दूँ कि एसएससी जेई है ना, इनके अलावा हमारा एसएससी फेज वाला एग्जाम चला और अभी चला एसएससी सीपीओ। इन तीनों एग्जाम में मोर देन 80%, यहाँ तक कि फेज 12 में 90% भी सभी के सभी क्वेश्चन ई बुक से आए हैं। जिन बच्चे को लग रहा है हवाबाजी है उनको साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये ई बुक अगर आपको चाहिए तो ये मोबाइल नंबर है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आप लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटेंट को प्राप्त करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और बड़े बड़े महंगा जो आप कहीं भी कोर्स वगैरह लेंगे या कुछ और करेंगे, बहुत जगह भाग दौड़ी करेंगे, वो सब की जो है आपका समय भी बचाता है और एक ही जगह ऐसा कंटेंट आपको मिलता है ना, जहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर जीके में करेंगे और विषय का तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। ये है भैया हमारे ई बुक का लुक। अब ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना, इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे 100+ क्लास का मटेरियल है, वो भी फैक्ट टू फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, है ना, जो आपके एग्जाम में काफ़ी लाभदायक है। पहले आप अगर आपको सैंपल देखना हो तो पहले बात करने से पहले सैंपल देख लिया कीजिए, पसंद आए तभी लीजिए। और मैं कहूँगा पसंद ना करो, सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि एग्जाम में कितना काम करेगा। मैं अभी भी कहता हूं मोर देन 80% काम करेगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, गाजर में कौन सा एंटी कैंसर पदार्थ होता है तथा कौन सा विटामिन होता है। देखिए, गाजर में जो एंटी कैंसर है, जो कैंसर के रोकथाम में योगदान देता है, ये है कैरोटीनॉइड। विटामिन ए भी होता है अगर सिंपल भाषा में कहे गाजर में तो, ठीक है। लाल कलर का गाजर आप सभी ने खाया ही होगा, गाजर, है ना। गाजर का हलवा काफ़ी अच्छा होता है। गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। और विटामिन ए किसके लिए समृद्ध काम करता है भाई? आँख के लिए। अगर आँख की रोशनी कमज़ोर हो रही है, दूर तक आप नहीं देख पा रहे हैं, मोतियाबिंद वगैरह की शिकायत हो रही है, तो किस विटामिन की कमी हुआ होगा? तो ए का कमी हुआ होगा। यानी आंख की जो भी बीमारी होती है आपसे डायरेक्ट पूछता है, ये ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद तो लोग पकड़ लेता है क्योंकि बुढ़ापा अवस्था में ये बीमारी जनरली हो ही जाता है ना। तो मोतियाबिंद नहीं, आपको पूछेगा ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, जिप्थोलेमिया, ये किसकी बीमारी है? तो आप इसमें मस्तिष्क का ऑप्शन रहता है, तो आपको आंख की बीमारी आंसर करना है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? आंख की बीमारी। बीमारी का नाम यहाँ के आपके सामने है। देखिए, बच्चे बोलते हैं धीरे धीरे पढ़ाइए। मैं आपका कितना टाइम किल कराना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब तक आऊँ पढ़ाऊँ तब तक बकता ही रहूँ और सिर्फ काम की बात ही बताऊँ जो आपको काम आए भाई, ठीक है। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक महोदय ने किया था। इसी प्रकार से आपसे पूछता है भाई, चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो जेनर ने किया था, ये भी आपसे पूछता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन और पूछता है, जो आपका हाइड्रोफोबिया है, जलांतक या रेबीज जिसे आप कहते हैं ना, जो कुत्ता या भेड़िया के काटने से होता है, जिसमें वाटर से डर लगने लगता है। गांव घर में एक मिर्गी बीमारी होता है, उससे भी वाटर से डर लगने लगता है, ठीक है। तो ये जो रेबीज की टीका है ये लुई पास्चर महोदय ने किया है। और लुई पास्चर जो है दूध के पाश्चुकरण सिद्धांत का भी खोज किया है। ये क्या है भाई? दूध का पाश्चुकरण सिद्धांत। आप पैकेट वाले दूध को देखते होंगे कि ये 24 घंटे से अधिक खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है एक टेम्परेचर पे, जो एक फिक्स टेम्परेचर है वहाँ तक गर्म किया रहता है और उनकी जो बैक्टीरियल पदार्थ होते हैं वो मारे गए होते हैं, इसीलिए खराब जल्दी नहीं होता है। ये दूध की पाश्चुकरण विधि है, 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विटामिन साहब की बात हो रही है। विटामिन को शरीर में अल्प मात्रा में इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। आपने देखा होगा कि जब विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देता है छोटी सी शीशी
मिक्सी और बोलता है जाओ। इसका मतलब बहुत 4-5 लीटर नहीं चाहिए, है ना, 50 ग्राम में भी हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन कम मात्रा में लगता है। विटामिन शरीर में आपको ऊर्जा तो नहीं देगा डायरेक्ट, लेकिन शरीर को फिट रखने, उपापचयन प्रक्रम इत्यादि में लाभदायक है। कई विटामिन का अपना अपना अलग काम है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग यह है कि मसूड़े या त्वचा से, मसूड़े से जो है खून आने लगता है। त्वचा संबंधित कई बीमारी होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, है ना। तब हम क्या करते हैं, है ना, आंवला का कोई चीज़ सेवन करते हैं। किस लिए? क्योंकि विटामिन सी मिले। ठीक है, तो स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं इसे। इसके कमी से त्वचा या बाल पकना इत्यादि बीमारी हो सकती है। स्कर्वी रोग ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? सिट्रस फल, जो भी खट्टे फल है सभी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन डी सूरज के प्रकाश में आपको काफ़ी मात्रा में पाए जाएंगे। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। पहले पढ़ा दिया हूँ इसीलिए नहीं लिखा हूँ। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है। जहाँ भी ऑस्टियो शब्द रहता है तो आप पकड़ लेंगे कि यह हड्डी संबंधित बात कर रहा है, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन है ना, तो इससे आप पकड़ लेंगे, रूट वर्ड है। इसके अलावा विटामिन के कमी के कारण क्या होता है? ब्लड क्लोट नहीं होता है। क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता, और खून का थक्का नहीं जमने से क्या होगा? शरीर की पूरी ब्लड ही निकल जाएगी अगर चीरा लग गया तो ये घातक बीमारी है, छोटा नहीं है। इसके अलावा मानव शरीर में ब्लड को अपने आप में रोकने के जमने के लिए, अपने आप से जमने, यहाँ हमने लिखा गया है ना भाई। आप देखिए, दो प्रकार का विरोधाभास बात उत्पन्न होता है। आपने कहा कि सर जमना भी ब्लड का जरूरी है, और शरीर में जमने वाली मटेरियल भी होती है विटामिन के अलावा, जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। तो इसका मतलब शरीर में पूरा ब्लड तो जमा ही देगा। तो भाई ब्लड जमा देगा तो सर्कुलेशन कैसे होगा? सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हम तो मर जाएंगे, है ना। तो भाई ये हिपेरिन जो है ना अपने आप नहीं जमाता है ना, ये रोकता है कि भाई अपने आप मत जमना, जब जरूरत पड़े तब जमना, है ना। ये हेपेरिन कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। ठीक है, यकृत से निकलता है हेपेरिन, यकृत से हेपेरिन निकलता है। शरीर में वो त्वचा को रंग देने वाला भी वर्णन है जिसे मेलानिन कहते हैं। कोई भी आदमी गोरा, काला, सांवला, ये मेलानिन की वजह से होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन होगा वो ज़्यादा काला होगा, जो ज़्यादा गोरा आदमी है उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके अलावा एक गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आपने ये पहले प्रश्न से क्या सारांश सीखा कि गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, उसमें कैंसर रोधी पदार्थ केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। आँख का बीमारी कौन कौन से? ग्लूकोमा, ट्रोकोमा, जुफ्थमोलिया, मोतियाबिंद, ये सब आँख की बीमारी होते हैं। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, त्वचा का रोग, बाल पकना, त्वचा में झुर्रियाँ, ये सब आ जाती है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत सिट्रस फल होते हैं। विटामिन डी धूप में मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स हड्डी की बीमारी होती है। विटामिन के ब्लड को क्लोट करने के लिए आवश्यक है। ब्लड को क्लोट होने से रोकने के लिए शरीर में कौन सा पदार्थ? हेपेरिन कहाँ से निकलता है? यकृत से। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। मुझे मैक दे दे तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, ये आपको भी आना चाहिए समय के साथ, क्योंकि अब बच्चे नहीं हो आप। ठीक है, इनके अलावा भारत की किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? 2 करोड़ दिन पढ़ा दिया हूं, और जब मैं सीजीएल के लिए पढ़ाया था 2022 के लास्ट और 23 के शुरुआती सेशन में, उस क्लास में जाके शायद मैंने पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट किया था। आज बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। पहले शिफ्ट में पहला क्वेश्चन जो मैं डाला था वो भी मैं 57 सेट का पहला क्वेश्चन था कि भाई भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें शेषाचलम आज पूछा गया था। तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के अलावा अंडमान निकोबार के कुछ पार्ट में आप जो है ना क्या फील करेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन फील करेंगे। अच्छा भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बचपन से रटते आए हैं, ये क्या होता है? कोई बता सकता है ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकार की वन है ना, वन है, वन कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी होता है, मरुस्थलीय वन भी होते हैं जिसे आप कटीली वन कहते हैं। ठीक है, तो वन कई प्रकार के होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, इसमें क्या होता है कि किसी पेड़ में फूल आ रहे हैं तो किसी पेड़ में पत्ते आ रहे हैं, कोई पेड़ अपना पत्ता नीचे गिरा दिया है ना। तो इस प्रकार का क्रियाकलाप चलता रहता है, मतलब एट अ टाइम एक जैसे क्रियाकलाप नहीं चलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमेशा हरा भरा दिखता है ना। लेकिन जो पर्णपाती वन होता है उसमें क्या होता है कि साल में एक फिक्स समय है कि भाई सभी पेड़ जो है अपने पत्ते नीचे गिरा देंगे, है ना, अपने पत्ते नीचे गिरा देंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि पर्णपाती वन जो है एकदम सूना सूना, जग सूना सूना लागे, गाना आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे
से ही लगता है और एक समय ऐसा आता है कि बड़ा खिलखिला सा बहुत अच्छा सा लगता है, कोपले आते हैं नए नए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका पर्णपाती वन में और पतझड़ी वन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया और मजा भी आया। ठीक है भाई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को अगर वर्षा से रिलेट करके इसकी डेफिनेशन निकालेंगे तो ऐसा वन जहां सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो उसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। इंडिया ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। मासिन राम ये कहाँ पे है? ये मेघालय के अंदर है और ये आपका जो मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये खासी पहाड़ी के नज़दीक वाले पार्ट है मेघालय। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा कल हो के अगर आपसे कोई पूछ ले सज्जन कि भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितने डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए, तो लेस देन 25 डिग्री। ठीक है, 23 से 25 के बीच में होता है आपका। इसके अलावा भारत का प्राकृतिक हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट है। इसके अलावा टोटल लंबाई कितनी है पश्चिमी घाट का? तो 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट के सहारे आपका कोकन तट है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप जो आपके गुजरात में है, मालाबार तट जो केरल के तट है, इत्यादि जो है ये आपका कहाँ पे भाई? आपका पश्चिमी घाट के सहारे है। ये रहा भैया पश्चिमी घाट, यानी अरब सागर को धोने वाला किनारा पश्चिमी घाट है और बंगाल की खाड़ी को धोने वाला किनारा पूर्वी घाट कहलाता है और दोनों के मिलन स्थल तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में होती है। ये वाला जो एरिया है ये पेनिनसुलर इंडिया कहलाती है। मैंने आपको बताया था इस पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अच्छा खासा चित्र बना दिया भाई मैं आज तो, वाह क्या बात। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रमुख उत्पाद जैसे महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है इत्यादि के वृक्ष जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से की उत्पाद है। जो आपका रबर है, रबर दूध से बनता है, आप सभी को पता होगा। इनके जो दूध होते हैं इसे हम लेटेक्स कहते हैं, इसीलिए कई सारे रबर के चीज पे आप लेटेक्स लिखा हुआ देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो आपका एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई जो रबर होता है प्राकृतिक रबर, ये भी पूछा जाता है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है और आपसे पूछा जाता है कि रबर जो है वास्तव में काफ़ी मुलायम होता है, तो इसे कठोर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजारते हैं? तो आप कहोगे रबर का बलनीकीकरण है ना, बलनीकीकरण। और इस प्रक्रिया की खोज किसने किया था? गुड ईयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इतने सारे बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा अब इतनी बात हो ही गई है तो एक चीज़ और आपसे पूछ देता है कि MRF जो टायर है जिसकी शेयर आजकल सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है ना, तो भाई ये जो MRF टायर है इसका फुल फॉर्म भी पास्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं विराट कोहली इनका प्रचार भी करता है। इसके अलावा मैं बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट और इसके अलावा आपका जो है पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार में भी आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा। भारत में अधिकांश भूभाग पर किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कैसा वन है भाई? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का डेफिनेशन वर्षा के तौर पे आप निकालेंगे तो ऐसा वन जहां साल में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन। अभी आपने देखा सदाबहार वन तो वहां पे मोर देन 200 वर्षा हो रहा था। ठीक है मेरे भाई, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की उत्पाद जो है ये सागवान जिसे सागौन कहते हैं, साल की वृक्ष आपने देखा होगा, शीशम हमारे गांव में भी है, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। चंदन, चंदन पुष्पा पिक्चर आपने देखा होगा, 2 प्रकार के चंदन होते हैं, लाल चंदन, सफेद चंदन। कुसुम है ना, अर्जुन का पेड़ हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है, आपने सरकार के द्वारा कई बार स्कीम चलाया जाता है इसको लगाने के लिए। सहतूत का पेड़ ये रेशम की कीट पालन में इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब जो पेड़ है ये आपके पर्णपाती वन के उदाहरण है। अच्छा लग रहा होगा मेरा चिल्लाना भैया तो लाइक जरूर करें है ना। देखिए मैं 100% बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सफलता दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ और कोई लालच नहीं है, क्योंकि एक मेरी अपनी कुछ मुहिम है जिसको पूरा कर रहा हूँ मैं। अम्बुबाची मेला का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? असम में किया जाता है, किया जाएगा और किया गया है ना। देखिए अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष जून महीने में कितने दिन तक लगता है? कोई सज्जन अगर पूछ दे तो बताइएगा। 3 दिन तक लगता है। और ये कहाँ पे लगता है? कामाख्या मेला परिसर में लगता है। इससे पहले वाली शिफ्ट में हमने जो है कामाख्या मंदिर, माफ कीजिएगा, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ये बात हमने कर लिया था। इत्तेफाक से एग्जामिनर सुनता ही रहता है मेरा बात। इसके अलावा असम के अन्य प्रमुख त्योहारों में माजुली फेस्टिवल, बिहू उत्सव प्रमुख है। बिहू साल में कितने बार? तो 3 बार। इसी प्रकार से वो छऊ नृत्य है वो कितने जगह? तो 3 जगह। ये दोनों 3-3वां त्योहार है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा
ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर के चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है ना। और आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है इंडिया में, जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, आज ही सवेरे बताया था, बताइएगा। जहाँ पे तिब्बत में इसे निकलती है वहाँ पे इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा नलवाड़ी पशु मेला, यह हिमाचल प्रदेश में लगती है। सोनपुर पशु मेला, यह दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है जो हरिहर क्षेत्र बिहार सोनपुर में लगती है ना। इस पे मैंने गीत भी गा के सुनाया था, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले हो होली, है ना। माधोपुर मेला ये गुजरात में लगती है, माधोपुर मेला। इसके अलावा अगर आपसे, मुझे जैसा मेरा मन कह रहा है कि आजकल में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजी, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अगर आपसे पूछे, माफ कीजिएगा, पतंग, है ना, महोत्सव ये कहाँ पे आपका मनाया जाता है, तो आप कहेंगे गुजरात में, ठीक है। उत्तरायण का त्यौहार भी, उत्तरायण के त्यौहार के आसपास ही मनाया जाता है, मकर संक्रांति के समय। बस्तर दशहरा का त्यौहार छत्तीसगढ़ में 75 दिनों तक लगती है। कितने दिनों तक? 75 दिनों तक लगती है। वो कुल्लू दशहरा है, नाम से स्पष्ट है कि कुल्लू शहर हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से, इसके अलावा अगर आप और भी बात करते हैं, है ना, कुंभ मेला इंडिया में 4 जगह, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और आपका उज्जैन में लगता है। मेदराम यात्रा मेला, यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, आदिवासी मेला है। ये आपका तेलंगाना में 4 दिनों तक लगती है। और किस जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। भारत में ग्रीष्म, शरद और बसंत क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो भैया ये ऋतुएं हैं, सभी आंख मूंद कर एग्जाम में क्वेश्चन मार दिए होंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन में दिया गया था गर्म पवन, पवन का एक प्रकार, स्थानीय हवा, इस प्रकार से दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बंगाल में मानसून के पूर्व आने वाली आंधी युक्त हवा के साथ बरसात को क्या कहते हैं, काल बैसाखी। केरल के तथा कुछ दक्षिणी राज्य में मानसून पूर्व आने वाली वर्षा को आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी सावर कहा जाता है। लू भारत के गर्मी के दिन में चलती है, जो पश्चिमी उत्तरी भारत के तरफ, मतलब पश्चिम से पश्चिमी उत्तरी साइड में, राजस्थान ये सब में चलता है। जैसे तो यूपी बिहार में भी हो जाता है, लेकिन राजस्थान इसका हॉट जगह है ना। लू जो है गर्मी वाला हवा है, गर्म हवा है। इनके अलावा माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो बिल क्विंटल है ना, बिल क्विंटल। माय लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर 2022 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। भूतपूर्व पेप्सिको की प्रधान महिला इंदिरा नूई की पुस्तक है, ठीक है। पेप्सिको में रह चुके हैं हेड। इनके अलावा माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब। माई लाइफ माई मिशन के लेखक बाबा रामदेव, है ना, योगासन वाला, है ना। और योग दर्शन के संस्थापक कौन है भाई, पतंजलि, है ना, पतंजलि। इसके अलावा माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर साहब की किताब है। किन की किताब है, पंडित रविशंकर साहब, सितार के, है ना, प्लेयर। इनके अलावा द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ सचिन चौहान जी का किताब है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। तो कल हो के एग्जामिनर अगर आपसे गेम खेले तो आप भी दूसरा गेम खेल दीजिए। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ कहे तो सचिन चौहान, और द स्ट्रगल इन माई लाइफ कहे तो नेल्सन मंडेला। यहाँ पे जितने भी लाइफ वाला क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको रखा है कि यही तो फायदा हमारे क्लास का, एक जैसे चीज को आप एक जगह देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक साहब का किताब द आर्टिक होम इन द वेदास। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ, बी.डी. सावरकर इंडियन इंपोर्टेंस ऑफ वार, बराक ओबामा ड्रीम्स ऑफ माई फादर, मिशेल ओबामा बी कमिंग, है ना। एम नरवणे साहब का 4 स्टार डेस्टिनी, ये सब पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। पुरुषों की हॉकी वर्ल्ड कप एक दिन बताए भाई, कलंगा और राउरकेला में कितना दिन बताए हैं। तो पुरुषों की जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, ये उड़ीसा में हुआ है। 1971 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 1975 में भारत एकमात्र बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। 2023 में जो उड़ीसा में आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, ये 2 शहर में, आपका भुवनेश्वर और आपका राउरकेला में। भुवनेश्वर में आपके कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में आपके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। मैंने यहाँ पे विरोधाभास करते हुए फिर मैं बता दूं कि भाई बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, वो झारखंड में है, और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है भाई। इसके अलावा राउरकेला में ही सेकेंड पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से आप फैक्ट्री लगवाए थे, है ना। इसके अलावा भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भी हॉकी खेल में मिला था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और आखिरी स्वर्ण पदक हॉकी में 1980 में मिला था। हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि आइस हॉकी खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, खाली हॉकी अगर मैं लिख दिया ना तो इसका मतलब एग्जाम में आपको आइस हॉकी समझना है ना, और फील्ड हॉकी लिख दिया तब आप स्टिक वाला खेल को समझेंगे, जो फील्ड पे 11 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। कान खोल के सुन लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। खाली हॉकी लिखा है और आपको मिलता जुलता अगर 6 ऑप्शन में है और खिलाड़ी पूछ दिया है तो 6 आंसर लगाना है। लेकिन अगर फील्ड हॉकी लिखा है तो मतलब जो हॉकी हम लोग देखते हैं वो फील्ड हॉकी को देखते हैं जनरली। ठीक है मेरे भाई, तो ये कान खोल के सुन लीजिएगा। इसके अलावा हॉकी खेल में 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, येलो कार्ड और आपका जो है रेड कार्ड भी होता है। ठीक है, हॉकी खेल में अगर आपको येलो कार्ड दिखा दिया गया, येलो कार्ड अगर आपको दिखा दिया गया तो आपको 5 मिनट के लिए निष्कासित होना पड़ेगा। अभी हमने जो बात कहा उस पर गौर फरमाइएगा जनाब, कि हमने कहा है कि भाई खाली हॉकी लिखा रहे तो और आइस हॉकी आपको मानना है। मतलब आइस हॉकी के खेल में अगर आपको है ना, जो एम्पायर या रेफरी जो भी है आपको येलो कार्ड दिखा दिया तो 5 मिनट के लिए आपको खेल से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन फील्ड हॉकी में अगर आपको येलो कार्ड दिखाया गया है तो आपको जो है कोई भी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन एक वार्निंग है कि सुधर जाओ। इसके अलावा क्रिकेट खेल में पिच की लंबाई भी पूछा गया है, 20.12 मीटर होता है। क्रिकेट में पॉम्पिंग क्रीज की लंबाई 4 फुट होती है। वर्ल्ड कप की शुरुआत पुरुष वाला 50 ओवर वाला 1975 और महिला 50 ओवर वाला 1973 में हुआ था। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष वाला 2007 में और T20 वर्ल्ड कप महिला वाला 2009 में शुरू हुआ था। T20 पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप है अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, जहां भारत शायद सेमीफाइनल में पहुंच गया है, और T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में कराए जाएंगे। देखिए, भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं, 1983 कपिल देव साहब की अगुवाई में, 2011 महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। T20 वर्ल्ड कप भारत 1 बार जीते हैं, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। क्रिकेट के खेल में कोई बैट्समैन 10 तरीके से आउट हो सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, दूसरा स्थान पे श्रीलंका का स्टार भूतपूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा और तीसरे स्थान पे अपना बिरटू भाई है ना, अनुष्का भाभी की हस्बैंड। इनके अलावा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13,000 रन सबसे फास्ट बनाने वाले क्रिकेटर आपका विराट कोहली जी बन गए हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी 264 रन का पहाड़ वाला स्कोर है ना, शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा साहब के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले धुरंधर सचिन तेंदुलकर सबसे पहले, फिर वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। ये वो 5 धुरंधर है जिन्होंने दोहरा शतक लगाए हैं। अगर आपसे कल हो के कोई ये भी और बाल का खाल निकाल के पूछ ले कि 1 से अधिक बार दोहरा शतक किसने लगाए हैं तो रोहित शर्मा साहब लगाए हैं। T20 क्रिकेट में 12,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे फास्ट भारतीय विराट कोहली हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला मिताली राज हैं। असम की पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए, इनका नाम उमा छेत्री है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, एक दिन बताए हैं, है ना। मौलिक अधिकार को अभी तक एक भी नोट अ सिंगल क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया है, जहां बता दूंगा कि ये नहीं बताया हूं वहीं रुकूंगा डायरेक्ट। ठीक है, भारतीय मौलिक अधिकार के संविधान जो है या संविधान में 12 से 35 के बीच में वर्णित है तथा यह भाग 3 में रखा गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में परिवर्तनीय होता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 यह कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे तो आपातकाल रहे चाहे कुछ रहे। आर्टिकल 14 से 18 ये समानता के अधिकार है, 19 से 22 यह स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 बलात् श्रम पे रोक है और 24 जो है आपके बाल श्रम पे निषेध है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाए जाएंगे। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहते हैं इसे। भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा माना है और इसी आर्टिकल का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने का काम करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने चलाया था, तो ये बलबन ने चलाया था। सिजदा और पैबोस जो है सल्तनत कालीन गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा चलाया गया था।
बलबन ने नवरोज त्यौहार भी स्टार्ट करवाए थे। नवरोज त्यौहार पारसी धर्म का त्यौहार है। गुलाम वंश को ममलूक या इलवारी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है, परंतु इस वंश के ओरिजिनल फाउंडर का नाम इल्तुतमिश है, क्योंकि इन्होंने है ना जो है सत्ता में काफ़ी विस्तार किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु 1210 में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, नींव रखा था, लेकिन पूरा माफ़ कीजिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा पूर्ण रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो अजमेर में है। क्या बज रहा है? कोई ड्रिल चला रहा है। इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल चलाया था और चांदी का टका चलाया था। ये दोनों मेटल के नाम से ही पूछता है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की पुत्री रही रजिया सुल्तान, जिन्होंने भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत पे नहर निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण कहेगा तो आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। जिन भी बच्चे को मेरा कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, ले और अपनी सपना को साकार कर ले। मैं फी मुक्त ही पहले पढ़ाता था, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें मैं अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसके पीछे 2 आदमी रखा हूँ। जो एक आदमी व्हाट्सएप संभालता है, एक आदमी मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन लिखने का काम करता है मेरे घर का ही, लेकिन किसी भी आदमी को पूर्ण रूप से एंगेज करने के बाद उन्हें मुआवजा ज़रूर देनी चाहिए। तो इनको मुझे कुछ देना पड़ता है, और ई बुक भी मैं बाहर से बनवाया हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, ग्राफिक वगैरह, ये यूट्यूब के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं अपना तो एकदम नील हूँ भाई। और मैं ये भी बता दिया हूँ, अगर भविष्य में मैं डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाने आ गया तो मैं आपके क्लास का तो पैसा नहीं लूँगा, कंटेंट का ही पैसा लूँगा, वो भी एकदम मिनिमम, जो हर बच्चे पढ़ सके, है ना। देखिए, अस्थाई सेना बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लगवाया था। अगर मैं ज़िंदा रह गया तो ये भी एक बहुत बड़ी रहस्य है। इनके अलावा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। रहस्य मतलब भैया ये ज़िंदगी सब के लिए वैसे ही है, कल किसने देखा है। टी सूरजमुखी देवी का संबंध किस नृत्य से है? जितने भी देवी है मैंने आपको 3-4 देवी बता दिए हैं, याद रखिए। बाद बाकी देवियाँ मणिपुरी में भाग जाते हैं। रुक्मिणी देवी, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, है ना, और एक सितारा देवी। इन कुछ देवियों को अगर आप याद रख लें तो आपका काम बन जाएगा। बाद में कि आप उधर चले जाएंगे, किधर? मणिपुरी में, ठीक है। तो मणिपुरी हो गया, एलिमिनेशन से कर सकते थे। मणिपुरी नृत्य भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाता है। कलाकार के सरनेम में या तो सिंह होगा या झावेरी होगा। इनके अलावा कुछ देवियां हैं, जैसे कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, अमूबी देवी, अखम लक्ष्मी देवी, और अभी आपने देखा एक जो क्वेश्चन का बेस था। मणिपुरी नृत्य में कुछ अन्य प्रमुख बातें, जैसे कलाकार जो है दर्शकों से नज़र नहीं मिला पाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नृत्य में कलाकार दर्शकों से नज़र नहीं मिलाता है, नैना नहीं मिलाता, इस प्रकार से लिखा गया रहता है। जगोई और चोलम ये मणिपुरी नृत्य के 2 पार्ट है जो पहले शिफ्ट में आपने देखे थे। टेस्ट देखिए, अब यहाँ पे बड़ा विरोधाभास है यार। 2 बच्चे ने 3 प्रकार की क्वेश्चन बता दिए। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक ही जैसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है? टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाया? टेस्ट क्रिकेट में किसका रिकॉर्ड तोड़ विराट कोहली ने रन में आगे निकला? टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में अधिक रन सबसे किसने बनाया? हालांकि ये जो बीच वाला क्वेश्चन है इसको मैंने जोड़ा था, क्योंकि ये 2023 में एक रिकॉर्ड बनाया था विराट कोहली ने, और वीरेंद्र सहवाग का जो रिकॉर्ड है ना 8500 से समथिंग रन का, उसको तोड़ के आगे निकला था। तो इन तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पे देता हूँ। देखिए, अगर सबसे नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया हो तो बुमराह ने वो कारनामा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 1 ओवर में 35 रन बना दिए इंग्लैंड के दौरे पे, अभी 2024 में, ठीक, मतलब भारत के दौरे पे इंग्लैंड के साथ। इसके अलावा टेस्ट मैच में जो है आपका विराट कोहली वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ आगे निकला था। आयरलैंड के T20 सीरीज 2023 के लिए जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया था। T20 क्रिकेट में 4000 रन सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड गायकवाड़ जी, ऋतुराज गायकवाड़ के नाम हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के नाम है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, PMSYM का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। इस योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है तथा पेंशन 60 वर्ष के उपरांत होने पे ही आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना में लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 70 वर्ष है, इसमें 2 लाख रुपए की पेंशन बीमा मिलती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष एज फैक्टर है, 2 लाख रुपया इधर भी है। अटल पेंशन योजना, इसमें लाभार्थी की उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहले शिफ्ट में आया था। 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण कैडर में। मिनिमम है आपका 5,000 से 50,000 पहले में, और लास्ट वाले में 10 लाख तक मैक्सिमम है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से है, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया है कि कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख कत्थक नर्तक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। तो इधर से कान छुइए चाहे इधर से, आपको समझ में आना चाहिए, पहले भी पढ़ा रखा हूँ, ई बुक से कोई भी बाहर नहीं है ना। पंडित बिरजू महाराज 1986 में पद्म विभूषण प्राप्त किए थे। पंडित बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन मिश्रा था। पंडित बिरजू महाराज देवदास, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, डेढ़ इश्किया इत्यादि पिक्चर में जो है कोरियोग्राफी करके प्रसिद्ध हुए थे। राज्यपाल का संबोधन किस अनुच्छेद में है, तो 176 में है ना। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है ना। एक ही राज्य में एक ही समय पे, मतलब एक ही आदमी एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे एक समय पे काम कर सकता है, ये भी 153 बताता है। पता नहीं कितने अशुभ लोग हैं यार ये। रात को कोई हल्ला गुल्ला करता है, ड्रिल चलाता है क्या भाई, कैसा आदमी है यार। अब क्या करें, फ्लाइट भाड़े की तो कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान वर्णित है। 164 से राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करते हैं। 165 से महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही समय पे जो राज्यपाल के तौर पे काम करेगा, ये तो 7वां संविधान संशोधन इस प्रकार का अलाउ करता है, और 153 आर्टिकल अलाउ करता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ऊपर बता दिया हूँ, फैक्ट सीधे चलता हूँ। अमेरिका। भजन सुपारी का संबंध किससे है, संतूर से। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य बाधक जो आपको ध्यान रखना है ना। क्या यार, परेशान हूँ मैं इन लोगों से, ठोक पीट करते रहते हैं हर दिन। पियानो भी बलसारा। सरोद के यहाँ पे उस्ताद अमजद अली, अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, है ना, अली अकबर खान, बहादुर खान, जरीन शर्मा। वायलिन से एल सुब्रमण्यम, है ना, संगीता राजन, संगीता शंकर भी है, MS सुंदर स्वरम भी है। मैंडोलिन से आपका यू श्रीनिवासन। तो आप जाएंगे टॉपिक बैच में, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, बीना से आपका असद, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब, नगारा से अकबर, है ना। इस प्रकार से आप टॉपिक बैच में जाके पढ़ लेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब नारा है। विजय कुमार किचलू का संबंध किस घराने से, आगरा घराने से। आगरा घराने के फाउंडर अल्लादिया खान है। मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, है ना, ये सब जयपुर घराने के हैं, जयपुर अतरौली घराने के। किराना घराना के फाउंडर अब्दुल करीम खान है। प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी है। इनके अलावा आप बात करेंगे बनारस घराना के संस्थापक पंडित राम सहाय है। रविशंकर साहब इन्हीं घराने के हैं। आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान, ये तानसेन के दामाद साहब हैं। मेवाती घराने के संस्थापक घग्गे नजीर खान। पंडित जसराज जो है, जिनके नाम पे आपका क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो ये इन्हीं घराने के हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान। इनके प्रमुख कलाकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर, रघुपति राघव राजाराम। ठीक है, देखिए एक किताब पूछा गया था कि खुशवंत सिंह का कौन सा किताब है, किताब का नाम नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे बताने में असमर्थ हूँ। अंग्रेजों ने अवध को कब अपने अधीन किया था, तो 1856 में। देखिए राज हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। 1848 में सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में सतारा को मिलाया था। सतारा महाराष्ट्र में है। डलहौजी ने 1853 में इंडियन रेल की शुरुआत की। इंडियन रेल पहली बार 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे को तय किया था 16 अप्रैल 1853 को, है ना। इनके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कौन सौंपा था, ये क्वेश्चन आता है, तो आप कहोगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों लॉर्ड लिटन के समय में आया था, है ना। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है पत्रकारिता पे रोक लगाता था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया है चक्री लोक नृत्य का संबंध, तो ये राजस्थान से है। चक्री लोक नृत्य कंजर जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पढ़ाए हैं चक्री नृत्य, चरी नृत्य, ये भी पढ़ाए है ना, चरी भी होता है। राजस्थान में अगर नृत्य में आएंगे तो घूमर, घूमर जो है ये भील और मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। शुरू में जब स्टार्ट किया गया तो देवी सरस्वती की पूजा होती थी, लेकिन अब इस नृत्य में देवी गौरी की भी पूजा होती है, जय गौरी। इनके अलावा यह नृत्य राजस्थान में ऐसा नहीं है कि किसी गणगौर जो फेस्टिवल है उस पर पहले किया जाता था तो अब सिर्फ गणगौरे पे किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। राजस्थान में वो नृत्य है कलबेलिया,
इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहा जाता है, कलबेलिया, उसे भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में यहाँ आएंगे तो आपका स्वांग हो जाएगा, 13 हताली हो जाएगा, घूमर महिला, सुईसनी, कलबेलिया, चारी है ना, चरी होगा एक्चुअली, ये भी चरी, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, घपाल, पनिहारी, गिनाद, कच्ची गोरी, ये सभी राजस्थान में है। बाद बाकी गरबा, डंडिया रास, भवई, तिपानी, जीरिन, भवई, सिद्धि, धमाल, पधार नृत्य, ये सब गुजरात में है ना। तो इसे आप देख लेंगे, ठीक है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। जो बच्चे फ्री का ही लुत्फ उठाना चाहते हैं तो एनालिसिस का PDF हमारा ऑलवेज फ्री होता है, यानी मैं आपको ये बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो फ्री रहेगा, यानी एनालिसिस जो है वो फ्री रहेगा। मैं कंटेंट का चार्ज सिर्फ वही करता हूँ कि मैं आपको सेलेक्ट करके एक कॉम देता हूँ कि भाई इसको पढ़ो और जाओ एग्जाम दे ले, और आज तक पिछले 3 साल से एकदम सटीक निशाना लगते आया है। आपको पता नहीं होगा कि ये पढ़ाई की जर्नी मेरा कैसा स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय लेके आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रुप डी की एग्जाम 2022 में चल रही थी, तभी एक दिन एग्जाम नहीं था, ठीक है। और उस दिन मैं एक वीडियो बनाया था और उस समय मेरे पास 2200 सब्सक्राइबर थे। कितने? 2200 सब्सक्राइबर थे। वो खाली दिन जो मैं वीडियो बनाया था उसमें करीब 7000 व्यू आए थे। वो 7000 व्यू में से उस सिंगल वीडियो से हमको लग रहा है 9+ क्वेश्चन आया था, और एक ही दिन में 2200 से 4700 सब्सक्राइबर हो गया था। तब मैंने सोचा कि भाई इस प्रकार से अंदाज़ा लगा कि मैं क्वेश्चन मिला सकता हूँ 50% तो मैं 90% भी मिला सकता हूँ, और इस पे मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ और आज मैं आपके सामने हूँ और आप भी मेरे सामने हैं, ठीक है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिक की प्रतिशत पूछा है, 25% था, हालांकि 25 से कम था, 24 पॉइंट समथिंग, है ना। 2011 जनगणना में काम पर लगे श्रमिकों की संख्या 40% और पुरुष श्रमिक की संख्या 53%। ये मोटे मोटे याद रखेंगे। 2011 में लिंगानुपात 943, घनत्व 382 पहले ही बता दिए हैं। डेकेडिकल ग्रोथ 17.74, साक्षरता की बात हमने पहले कर लिया था, 74.04, पुरुष का 82.14 और महिला का 65.46। 1951 में देश की साक्षरता पूछा जाता है 18%। एक क्वेश्चन पूछा गया है, रण महोत्सव या लोकरंग महोत्सव, रन भी बता रहे हैं, लोकरंग भी बता रहे हैं। अरे इतना कैसे एक जैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, है ना। तो भाई आप लोग बताना ये दोनों पूछा था क्या? तो ये मध्य प्रदेश होगा आपका, लोकरंग का बता रखे हैं, और रण महोत्सव जो है ये आपका गुजरात का है। वो मैं बताया हूँ रणमाले, एक रणमाले बताया हूँ, ये गोवा का है, तो ये भी यहाँ भी वैरी करता है आंसर, ध्यान रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में आएंगे तो मांडू महोत्सव, भगोरिया महोत्सव इत्यादि प्रमुख है। मध्य प्रदेश में नृत्य की बात करेंगे, जवारा, राय, मटकी, गिरिडा, ये सब मध्य प्रदेश का नृत्य है। मौलिक अधिकार और DPSP में किसका लक्ष्य राज्य को कल्याणकारी बनाना है? तो DPSP को, इसके बारे में हमने ऊपर जिक्र कर ही लिया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो हम सीधे चलते हैं आगे, टाइम किल नहीं करने का, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हम मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।